हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 7 की चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है जल। और आज हम बात करते हैं जल के बारे में। मित्रों, आप सबने देखा ही होगा हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जल के स्रोत पाए जाते हैं, जैसे कि झीलों द्वारा जल पाई जाती है, समुद्रों द्वारा जल पाई जाती है, तालाब द्वारा जल पाई जाती है, महासागर द्वारा जल पाई जाती है, नदियों द्वारा जल पाई जाते हैं। वो अनेक प्रकार है जिससे हमें जल प्राप्त होता है। हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे पहले जल चक्र बारे में, बीच में जल का वितरण के बारे में, महासागरीय परिसंचरण के बारे में, जैसे कि तरंग, ज्वार भाटा, वो सब कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, एवं महासागरीय धाराओं के बारे में हम बात करेंगे। हम पहले देखते हैं कि जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? पहले तो जल चक्र में समुद्री जल होता है। क्या होता है? समुद्री जल। समुद्री जल जब वाष्प होकर सूर्य की गर्मी से ऊपर उठता है, समुद्री जल जब वाष्प होकर सूर्य की गर्मी से ऊपर उठता है और वो बादल का स्वरूप धारण कर लेता है। किसका स्वरूप धारण कर लेता है? बादल का स्वरूप धारण कर लेता है। जब बादल का स्वरूप धारण कर लेता है तो वो वहां पर बादल संघनन करता है। क्या करता है? संघनन। संघनन करके वो जो बादल होते हैं वो जहां पर निकल पड़ते हैं, वहां पर जहां पर जैसे कि पहाड़ी आ जाए, जैसे कि ये मान लो कि पहाड़ है, पर्वत है, जैसे कि पर्वतें आ जाती है, तो जो बादल संघनन करके निकलते हैं वो पर्वत की टोच एवं वहां पर टकरा जाते हैं। जहाँ के बादल की ऊंचाई औसत में कम, जैसे पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होती है, वहां पर बादल की ऊंचाई इतनी होती नहीं है, तो वो बादल पर्वत को टकरा जाते हैं और पर्वत को टकरा कर वो वहां पर वर्षण कर देते हैं, जैसे कि वर्षा। जो वहां पर पर्वत को टकरा देते हैं उसे हम वर्षण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्षण। उसे हम क्या करते हैं? उसमें वर्षा, वहां पर वो वर्षा कर देते हैं। और जो वर्षा पर्वत पर हुई होती है वो पर्वत से नीचे होकर नदियों द्वारा कहां पर आ जाता है? फिर से वो समुद्र में आ जाती है। जो नदियां पर्वत पर गिरकर जो वर्षा हुई है, जो बादल वर्षे है, वो वर्षण हुआ है, वो वर्षण आखिर पानी वो नदियों में आ जाता है और नदियों का पानी आखिर समुद्र में आ जाता है। आप सबने देखा ही होगा सारी की सारी नदियां, कुछ नदियां हैं जो समुद्र से नहीं मिलती है, बल्कि सब नदियां समुद्र से मिलती है। जैसे कि ये समुद्र से मिल जाती है तो ये समुद्र में जो पानी समुद्र में वाष्प होकर जो बादल बना था और संघनन करके जो वर्षा नीचे गिरी, वो इससे चक्र बन जाता है। जैसे कि पहले समुद्र का पानी वाष्प हुआ और बादल बना, बादल बन के संघनन होकर वर्षा हुई, वर्षा जब पर्वत पर हुई तो उसका पानी नदियों द्वारा फिर से समुद्र में आ गया। इसी तरह जल चक्र चलता रहता है। अब हम बात करते हैं जल का वितरण। अब हमने देखा होगा कि जल अलग अलग प्रकार के कई समुद्रों एवं महासागरों एवं झीलें, नदियां, वो सब में हमारा जल बटा हुआ है। जल एक जगह पर स्थिर नहीं है, जल काफी जगह पर बटा हुआ है। और जल कई प्रकार में, जैसे कि लवणता वाला जल होता है, मीठा जल होता है, वो सब जल का अलग अलग प्रकार है। अब हम बात करते हैं जल के बदल, पहले हम देखते हैं नदियां देखते हैं, बाद में महासागरीय जल, और उसके बाद हम देखते हैं झीलें में। जैसे कि नदियों में विश्व में अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी नदियां हैं और विश्व की अलग अलग प्रकार की नदियों में बड़े बड़े पानी के संग्रह है। उस पर हम बात करते हैं। पहले सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं हम। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। क्या है? अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। वो कहां पर स्थित है? वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर है?
दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है, जो कि वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी कहां पर स्थित है? वो अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है? अफ्रीका में। और नील नदी के साथ साथ अफ्रीका में दूसरी भी नदी है, जैसे कि कांगो नदी, ओरेंज नदी। ये सब नदियां कहां पर है? दक्षिण अमेरिका। नो, ये सारी नदियां कहां पर है? अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका में। जैसे कि अमेज़न नदी है, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नील नदी, कांगो नदी एवं ओरेंज नदी वो अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित। हमने ये तो देख ली, और हम अब बात करते हैं हमारे एशिया की सबसे बड़ी नदी की। एशिया में बड़ी बड़ी नदियां हैं। एशिया में जैसे कि हमारे भारत में ब्रह्मपुत्रा, बाद में गंगा, ब्रह्मपुत्रा एवं गंगा वो हमारे एशिया की नदी है। कैसे? किसकी नदी है? एशिया की। और उसमें है हंगरी, ये हमारे एशिया में ज्यादा बड़ी नदियों में से गिनना होती है। जैसे कि भारत में है ब्रह्मपुत्र, भारत में है, गंगा भी भारत में है। और जैसे कि भारत में और दूसरी नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ऐसी काफी सारी नदियां हमारे भारत में भी है। और हम बात करते हैं अब नदियां की होगी तो महासागरीय जल की। हम किसकी बात करते हैं? महासागरीय जल की। मित्रों, महासागरीय जल में क्या है? देखो, महासागरीय जल में ऐसे जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उसमें वो महासागरीय जल होते हैं। जैसे कि हमारे महासागर में हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर और आर्कटिक महासागर, एटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, आर्कटिक महासागर और एटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? एटलांटिक महासागर। मित्रों, ये सब में जल की काफी मात्रा होती है और ये जल लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय। जो महासागर के जल होते हैं वो लवणता से भरे होते हैं, वो लवणीय होते हैं। उस लवणता का मतलब क्या होता है? लवणता का मतलब होता है 1000 ग्राम में लवणता की मात्रा, वो लवणीय जल महासागर में मापा जाता है। 1000 जल में लवणता की मात्रा कितनी होती है उस हिसाब से वो मापा जाता है। जैसे कि हमारे महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35। कितनी है? 35। हमारे महासागर की औसत लवणता 35 है। जैसे कि लवणता के हिसाब से वो खारस मापी जाती है। और हम लवणता की बात करते तो इजराइल, कौन सा? इजराइल में स्थित
मृत सागर, मृत सागर की लवणता इजराइल में स्थित मृत सागर की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर होती है। 1000 ग्राम में 340 ग्राम प्रति लीटर में 340 तो लवणता मृत सागर की होती है। इस वजह से इजराइल में जो मृत सागर है वहां पर तैरने को आसानी हो जाती है और वहां पर तैरने को डूबने की संभावना कम हो जाती है और तैरने के लिए वो उत्तम माना जाता है। क्या माना जाता है? तैरने के लिए वो उत्तम माना जाता है। अब हम बात करते हैं झील की। जो हमारे पृथ्वी पर झीलों द्वारा भी अलग अलग प्रकार के झील है, बड़ी छोटी, वो सब झील से भी हमारे जल का वितरण हुआ है। जैसे झील में हम बात करते हैं, जैसे कि हम पहले देखते हैं अमेरिका, जैसे कि उत्तर अमेरिका, जैसे कि उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील, उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील स्थित है। बाद में पिनीगिल, ये भी झील कहां पर स्थित है? वो भी उत्तर अमेरिका में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि देखो ये झील, बड़ी बड़ी झील तो होती है, और हम बात करते हैं अफ्रीका में, जैसे कि उत्तर अमेरिका में ये हमने देख ली, और हम बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में स्थित है, उत्तर अमेरिका में सुपीरियर झील है और विनिपेग झील है। और अफ्रीका में हम देखते हैं तो विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है मित्रों? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है? विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। मित्रों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये हमने झील की बात की, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि महासागर होती है। जैसे कि हमने महासागर में जल देखा, नदियों में जल देखा, इन सब की, और हमने झील में भी देख लिया, जैसे कि झील में भी जल होते हैं। और जल शब्द होता है, हमारे चैप्टर का नाम है जल। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जल। जैसे कि 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय परिसंरचना के बारे में। इसके बारे में, महासागरीय परिसंरचना के बारे में। देखो महासागरीय परिसंरचना में क्या होता है? जैसे कि आप सबने देख लिया, जैसे कि तरंग, ज्वार भाटा, वो सब क्रिया कहां पर होती है? महासागर में होती है। जैसे कि तरंग, जब महासागर में पवन की गति तेज हो जाती है तब ये तरंगे उत्पन्न होती है। जब महासागरों में पवन की गति तेज हो जाती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। तरंग उत्पन्न होने के कारण, जैसे कि 15 मीटर की ऊंचाई वाले पवन की
बढ़ती गति से जो 15 मीटर ऊंचे तरंग वाला तरंगे उत्पन्न होती है उसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। पंद्रह मीटर की औसत ऊंचाई में जो तरंगे उत्पन्न होती है समुद्र में उसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। आखिर तरंग कई प्रकार तरंगों की वजह से भूकंप, सुनामी, भूस्खलन ऐसे कई प्रकार के हमें आकस्मिक सबका संभावना और उसका हमें खतरा रहता है। जब तेज पवन चलती है तो तरंगे समुद्र में ज्यादा तेज उत्पन्न होती है और इन वजह से हमें सुनामी का भी और भूकंप का भी सामना करना पड़ता है। मित्रों, 15 मीटर की ऊंचाई से वाला जो तरंग होता है उसे हम सुनामी कहते हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि जब 2004 में सुनामी आई थी। क्या आया था? सुनामी। उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 150। कितनी थी? 150 मीटर की ऊंचाई वाला वो तरंग था। ऊंचाई तरंग। जब 2004 में सुनामी आई थी तो उसका जो तरंग था उसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर की ऊंचाई तक वो तरंग उत्पन्न हुए थे। वो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी मानी जाती है। वो हमारे भारत में दक्षिण में आई थी, जैसे कि अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आई थी, जो सुनामी थी वो अंडमान और निकोबार में आई थी। उसके कारण वहां का अंडमान निकोबार का द्वीप समूह वो काफी डूब गया था। वो हमने देखा कि जो 2004 में की सबसे आज तक की सबसे बड़ी सुनामी मानी जाती है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आई थी। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। किसके बारे में? ज्वार और भाटा। आप सबको ख्याल नहीं होगा कि ज्वार और भाटा पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में ही आता है और ज्वार भाटा दिन में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? ज्वार भाटा दिन में 2 बार आते हैं। जो 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। जो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन आते हैं वो काफी उच्च ज्वार होते हैं और वो काफी फायदेमंद भी होते हैं। और ज्वार भाटे को हम काफी फायदेमंद कहते हैं क्योंकि ज्वार भाटे से जो तैरैया होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि मछलियां जब उच्च ज्वार आने के कारण मछलियां समुद्र के तल ऊंचा आ जाता है, वो मछलियां समुद्र के तल पर आ जाती है। इस वजह से मछली पकड़ने को भी आसानी हो जाती है ज्वार और भाटे से। और जब भाटे आते हैं तो समुद्र का तल काफी अंदर तक चला जाता है। उससे जल को मछली पकड़ने वालों को काफी सामना भी करता है। और उच्च ज्वार से हमें क्या प्राप्त है? एक तो मछली पकड़ने में सहायता होती है, विद्युत उत्पन्न करने में हमें भी सहायता मिलती है और मछली पकड़ने में भी हमें सहायता मिलती है। उच्च ज्वार से समुद्र का तल काफी ऊंचा आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ज्वार भाटा आते कैसे हैं। ज्वार भाटा कैसे आते हैं? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं ज्वार कैसे आते हैं। ज्वार कैसे आते हैं कि देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये कौन सा है? सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है।
जब सूर्य पृथ्वी पर तो हम जल प्राप्त है और पृथ्वी पर ही ज्वार और भाटा का हमें एहसास होता है। जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की ओर खींचता है और उसमें बीच में चंद्र आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्र। चंद्र आ जाता है। देखो मित्रों, चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को इस तरफ खींच रहा है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी को इस तरफ खींच रहा है। इस वजह से उच्च ज्वार आते हैं। क्या आते हैं? उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी को लगता है तो पृथ्वी का जल का जो सारा भाग होता है वो इस तरफ खिंचाव के कारण जो उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। अब ये चंद्रमा इस तरफ आ जाए ये पृथ्वी, चंद्र, तो भी देखो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एवं चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल, इस भी कारण भी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होने के कारण उसमें भी उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस वजह से उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। और जब चंद्र इस तरफ होगा, चंद्र जब इस तरफ होगा, जितना पहले उच्च ज्वार आता होता है इतना ही उच्च ज्वार चंद्र इस तरफ आने के कारण नहीं होता है। चंद्र की गति बदलती रहती है। चंद्र इस तरफ भी आ जाता है तो भी उतना उच्च ज्वार नहीं आता है। अब हम देखते हैं भाटे के बारे में। किसके बारे में? भाटे के बारे में। देखिए, जब सूर्य इस तरफ होता है, पृथ्वी इस तरफ होती है, पृथ्वी, और चंद्र यहां पर होता है, चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ खींचता है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ खींचता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण चंद्र का गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा होता है, पर पृथ्वी से चंद्र हमारे नजदीक होने के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का बल ज्यादा लगता है। इसलिए वहां पर क्या उत्पन्न होती है? भाटा उत्पन्न होता है। क्या होता है? भाटा उत्पन्न होता है। इसलिए वहां पर भाटा उत्पन्न होता है। भाटा अमावस्या के दिवस उत्पन्न होता है और ज्वार पूर्णिमा के दिन उत्पन्न होती है। ज्यादा ज्वार आम तो हमने देख ही लिया कि 24 घंटे में वो 2 बार आते हैं, लेकिन जब ज्यादा जो उच्च ज्वार होती है वो पूर्णिमा के दिवस आते हैं और उच्च भाटा अमावस्या के दिन आता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं की। किसकी बात करते हैं? महासागरीय धाराएं की। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती है, जैसे कि गर्म धाराएं एवं शीत जल धाराएं। कैसी धाराएं? गर्म जल धाराएं एवं शीत जल धाराएं। जैसे कि हमने देखा है कि महासागरीय धाराओं में लेब्राडोर की जल धारा है। लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा है, हमने देखा है कि लेब्राडोर की जलधारा है वो कैसी जलधारा है? शीत जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा शीत जलधारा है। कैसी जलधारा है? शीत जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा शीत जलधारा है एवं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है वो गर्म जलधारा है। जब लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जहां पर मिल जाती है, पूर्वी उत्तर अमेरिका,
पूर्वीय उत्तर अमेरिका। और वो वहां पर जैसे कि लेब्राडोर की जलधारा इस तरफ आती है और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा इस तरफ आती है। देखिए, लेब्राडोर की जलधारा इस तरफ आती है और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा इस तरफ आती है। और वो जहां पर एक केंद्र बनाता है, वो जहां पर मिल जाती है, वहां पर मछली का उत्तम प्रकार के पवाल पाए जाते हैं। क्या पवाल जाते हैं? पवाल, जो मछलियों को खास उत्पन्न खाने के लिए उत्पन्न और खाने के लिए उसमें प्रोटीन ज्यादा उत्पन्न, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण मछलियां वहां पर खाने के लिए आती हो और वहां पर मछली पकड़ना आसान हो जाता है। और वो जहां पर गर्म जल धाराएं एवं शीत जल धाराएं मिलती है, वहां पर मछली पकड़ना काफी आसान हो जाता है। ये सब हमने देख लिया। और जहां पर गर्म जल धारा एवं शीत जल धाराएं मिलती है, वहां पर कोहरे का वाला मौसम हो जाता है। कैसा मौसम हो जाता है? कोहरे वाला मौसम हो जाता है। वहां पर कोहरे वाला मौसम ही पर। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।